ने दिया है। और बताइए, ये बताओ जो कोशिका है ना, कोशिका का आकार कितना होता है? 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होता है। 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होता है जो कोशिका होती है ना। इस कोशिका मतलब कोशिका क्या होती है? कोशिका की परिभाषा अगर बताएं तो क्या बताएंगे आप? जीवन की आधारभूत इकाई है ना, जीव की सूक्ष्मतम इकाई, जीव की सूक्ष्मतम इकाई जो हमें आकार या ढांचा प्रदान करती है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कह देते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका कह देते हैं। ठीक है। और बताइए, ये बताओ जो कोशिका है, कोशिका में हमने देखा था कि ओवरऑल यानी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे छोटी किसकी होती है? माइकोप्लाज्म की होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? ओवम की होती है। किसकी होती है? महिलाओं की ओवम की। सभी लोग बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे हो? कोई भी मतलब एकदम ऐसे बैठे हुए मौन की तरह, मौन थोड़ी नहीं करने है यहाँ पर, बोलना है सभी को। ठीक है, कोशिश करो। अगर याद नहीं हो रहा तो अपना क्या करो, उसे रिकॉल करके आओ अच्छे से। ठीक है, तब तो आगे काम बन पाएगा। आगे बताइए, ये बताओ जो कोशिका में सबसे छोटी कोशिका होती है किसकी होती है? मानव में स्पर्म की, यानी कि पुरुष के स्पर्म की। देखो महिलाओं में ओवम की, ओवम सबके पास है। तुम्हें ओवम नहीं, ओवम के बारे में पता नहीं है? ओवम पता है? जो तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जो आपका पीरियड आता है, उस पीरियड में जो ओवम बनता है, ओवम ही तो निकलता है। वो जब आपका पीरियड आता है तब तो ओवम फूट फूट कर निकल आता है, उसी तो बोलते हैं ओवम हो जाता है वो। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं स्पर्म। तो पुरुष में स्पर्म होता है, कम से कम इसको तो ध्यान रखो ना इस चीज़ों को कि स्पर्म का क्या होता है? सबसे छोटा क्या होता है? कोशिका होती है। जब हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका की बात करते हैं तो कौन सी होती है? तंत्रिका तंत्र की, यानी सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की। इसके बाद अब बात की गई थी कि जो कोशिका होती है, कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है उसका नाम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। यानी अपनी कोशिका के हिसाब से देखा तो सेल मेम्ब्रेन है। और पादप कोशिका में क्या होता है? सेल बाल होता है। क्या होता है? सेल बाल होता है। ठीक है, बाहरी आवरण जो होता है। इसके बाद में हमने देखा था कि इसके अंदर एक द्रव भरा होता है, उस द्रव का नाम क्या होता है? जीव द्रव होता है या प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की है? पुरकिंजी ने किया। किसने किया? पुरकिंजी ने। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने किया? पुरकिंजी ने किया। जीव द्रव का काम क्या है? जीव द्रव का काम क्या है कि ये पानी को मतलब जल को सूखने नहीं देता है। क्या करता है? जल को सूखने नहीं देता है। और दूसरा हम कहते हैं 1% जल की कमी होने पर क्या होता है? प्यास लगती है। और 10% जल की कमी होने पर क्या होता है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसके अंतर्गत जीव द्रव जो होता है दो जगह पाया जाता है। एक तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, यानी साइटो हो जाता है, और दूसरा होता है केंद्रक, तो उसे न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है। और बताइए, ये बताओ जो इसी के अंदर अब इस द्रव में क्या था? बहुत सारे अंग हैं कोशिका के। यही तो पढ़ रहे थे अपन लोग। यानी कोशिका हमने ओवरऑल बाहर की तरफ देखा था, फिर अंदर की ओर देखा था। तो अंदर में क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। तो सबसे पहले ये इसमें हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की है? अल्टमैन ने किया। किसने किया? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? ऊर्जा बनाना। क्या काम है? ऊर्जा बनाना। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। तो ऊर्जा कैसे बनती है? क्रेब्स चक्र के द्वारा क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। क्रेब्स चक्र के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं। और एक ग्लूकोज ही क्या कहलाता है? ग्लूकोज उसमें ऊर्जा में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है? ऊर्जा में चेंज हो जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी परत का नाम क्या है? सेल प्लाज्म है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जलेबी संरचना पाई जाती है। क्या नाम है? मैट्रिक नाम है उसका। नाम क्या है? मैट्रिक नाम है। ठीक है। क्या नाम है? मैट्रिक नाम है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी किसकी? इसके बाद हमने बात की थी कि जो मैट्रिक की दीवार है या मैट्रिक जो बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? क्रिस्टी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? क्रिस्टी से बनी हुई है। इसके बाद हम लोगों ने चर्चा की थी इसी में ही कि आगे चल करके इसी में ही दूसरा अंग था जिसका नाम था गोल्जी काय। गोल्जी काय जो है, गोल्जी काय की खोज किसने की है? कैमिलो गोल्जी ने। गोल्जी का काम क्या है? यातायात का प्रबंधन करना। यातायात का प्रबंधन करना मतलब एक जगह अगर ऊर्जा खत्म हो रही है तो दूसरी जगह से ला करके उस जगह कर देता है। यानी जहाँ पर भी हमारी बॉडी में वर्कलोड होता है उसके हिसाब से वो ऊर्जा का क्या करता रहता है? ट्रांसफर करता रहता है। हम इस आधार पर इसको जान सकते हैं। ठीक है। गोल्जी काय। गोल्जी काय के अंतर्गत देखा जाए तो क्या होता था? वैक्यूल्स होता था। क्या होता था? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का काम क्या है? पानी का स्टोर करना। क्या करना? यानी कि हमारे शरीर में अगर पानी स्टोर होता है कहीं पर भी तो वो कहाँ पर होता है? तो आपको ध्यान रखना, वैक्यूल्स में या रसदानी में स्टोर होता है। इसके बाद बात की थी हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, है ना। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या सेंट्रोसोम में पढ़ाया हुआ है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? इसको हम क्या करते हैं? ये कोशिका को फुला के रखता है, यानी कोशिका को कंकाल कहते हैं। कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। जिस प्रकार से हमारी बॉडी में हम जो खड़े हुए हैं या हमारा जो आकार है, मान लो अगर हड्डी टूट जाए तो खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उसी प्रकार से अगर हम फूले हुए रहते हैं, मतलब हमारी जो स्किन है वो फूली फूली सी रहती है और बुढ़ापे पे जाकर क्या होता है? उसमें मतलब पिचकती जाती है, झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। तो वो जो रीजन है उसका रीजन क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो इसको दो भागों में बांटा गया था, एक तो था रफ और एक था स्मूथ। तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम क्या था?
वसा का निर्माण करना। क्या काम था? वसा का निर्माण करना। और जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था उसका काम क्या था? प्रोटीन। यानी कि इसमें राइबोसोम पाया जाता था और राइबोसोम के द्वारा क्या करता था? राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता था। तो राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते थे। क्या कहते थे? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते थे। ठीक है, इतना हो गया था इसके अंतर्गत। जो राइबोसोम है उसकी खोज किसने की है? पेलेडे ने किया। किसने किया? पेलेडे ने। अब इसने राइबोसोम के आधार पर ही पेलेडे ने क्या किया था? एक टेस्ट किया था। उस टेस्ट में एक मतलब टेस्ट ट्यूब लिया था, उसमें कुछ द्रव भरा हुआ था, उसमें राइबोसोम कट डाले थे, यानी अवसाद डाले थे। तो अवसाद जो थे कुछ परखनली में ऊपर तैर रहे थे, कुछ नीचे तैर रहे थे। तो ऊपर तैर रहे थे उनका नाम क्या था? 70S था। क्या नाम था? 70S था। और जो नीचे तैर रहे थे उसका नाम क्या था? मतलब 80S था। क्या नाम था? 80S था। जो 70S थे उन्हें अविकसित कण कहा गया था, इसलिए इनका नाम क्या दिया गया है? प्रोकैरियोटिक। तो मैं आपसे बोलूँ कि सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं का नाम क्या होता है? प्रोकैरियोटिक। सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं का नाम क्या है? प्रोकैरियोटिक। और जो हम लोगों की कोशिका है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? यूकैरियोटिक है। क्या है? यूकैरियोटिक हो जाता है। ठीक है, इतना हमने इसमें कर लिया था। इसके बाद एक और करा दिया, सेंट्रोसोम करा दिया था। सेंट्रोसोम की खोज किसने की है? बोबरी ने किया। किसने किया? बोबरी ने। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। क्या काम है? कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। यानी कि कोशिका का विभाजन सर्वाधिक हमारे शरीर में कहाँ होता है? लीवर में। और सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क में। सबसे कम कहाँ होता है? मस्तिष्क में। सबसे ज़्यादा लीवर में होता है। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ कैंसर होने का रीजन क्या है? कोशिका विभाजन का अपनी क्षमता से अधिक हो जाना ही कैंसर कहलाता है। अपनी क्षमता से अधिक हो जाने क्या हो जाता है? कैंसर बन जाता है। ठीक है, या शरीर को ऊपर को मतलब उठा देता है, गांठ सी बन जाती है। सब क्या रीजन है? सबका सब क्या है? सेंट्रोसोम है। मैं आपसे बोलूँ मसा हो जाता है ना? या मैं जैसे कहीं पर भी घाव भरता नहीं है तो घाव भरने भी सहायक कौन होता है? सेंट्रोसोम ही होता है। यानी सेंट्रोसोम अगर बराबर काम कर रहा होगा तो हमारा घाव भर जाएगा, यानी कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन सेंट्रोसोम ने काम नहीं किया है तो क्या हो जाएगा? तो घाव भरेगा नहीं जल्दी से। ठीक है, ये चीज़ के अंदर हो जाती थी। इतना पढ़ लिया था ना? इतने पढ़ाया था ना? अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखो अब डालिए, आप केंद्रक के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रक या न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केंद्रक की खोज किसने की है ना? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने। देखो इसका खोजकर्ता कौन है? खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। ठीक है, यानी कि केंद्र की खोज किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की हुई है। ठीक है, हट जाइए, उधर ही आ जाइए, उधर ही उस तरफ। देखो इसके बाद हम लोगों ने बात की थी इसमें जो केंद्रक है ना? केंद्रक का काम क्या है? तो इसको समझो अच्छे से। देखो जिस तरह से हमारे शरीर में ब्रेन का काम है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मेरे कहने पर मैं मानता हूँ, मेरा अपना हाथ उठा ले रहा हूँ, ऐसे हाथ उठा ले रहा हूँ, तो जो हाथ उठवा रहा है, या मैं आपसे बोलूँ कि हमारे संपूर्ण बॉडी पर जो नियंत्रण रखा हुआ है वो कौन व्यक्ति है? उसका नाम केंद्रक है। मतलब उसका नाम क्या है? मस्तिष्क है। क्या नाम है? मस्तिष्क है। यानी जिस प्रकार से क्या है हमारी बॉडी पर नियंत्रण मस्तिष्क रखा हुआ है, उसी प्रकार से कोशिका पर नियंत्रण कौन रखा हुआ है? तो कोशिका पर नियंत्रण कौन रखा हुआ है? केंद्रक रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं इसे कोशिका का ब्रेन कहते हैं, यानी कोशिका का मस्तिष्क। इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अब कोशिका का मस्तिष्क क्यों कहते हैं? क्योंकि यह क्या कर रहा है? कंट्रोल कर रहा है। किसको? कोशिका को। यानी कोशिका क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो आप लिख सकते हो इस बात इसके बारे में कि केंद्र की खोज किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और इसका काम क्या है? तो कोशिका का मस्तिष्क कह रहे हैं। और क्या करता है ये? क्यों मस्तिष्क क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कोशिका पर ये करता है नियंत्रण रखता है। क्या करता है? नियंत्रित रखता है। ठीक है, नियंत्रण। यानी कि कोशिका ये बन गई है। अब इस कोशिका में क्या था? इस कोशिका में सबसे पहले हमने पढ़ लिया था कि माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया पर पढ़ा था गोल्गी का, और गोल्गी का में वैक्यूल्स था। ठीक है, उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लिया था। उसके बाद हम राइबोसोम पढ़ लिया है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं क्या? न्यूक्लियस। इससे पहले सेंट्रोसोम भी पढ़ लिया था, अब न्यूक्लियस। देखो ये जो न्यूक्लियस है ना, यह न्यूक्लियस इन लोगों से कहता है, मान लो आप ऐसा समझो, यह कोशिका जो है एक फैक्ट्री है। क्या है? एक फैक्ट्री है। और इसमें जो अंग हैं वो मजदूर हैं। क्या है? मजदूर हैं। अब इन सब में जो इन सब का बाप है वो कौन है? न्यूक्लियस है। कौन है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इनसे मतलब मैनेजर, मान लो ये मैनेजर है उन सब का। अब मान लो ये अगर काम नहीं करेगा तो ये इसकी तनख्वाह काट लेगा, तो उसके डर से क्या करता रहता है? काम करता रहता है। तो प्रत्येक पर नियंत्रण रखता है ये, प्रत्येक जो भी अंग होते हैं उन सब पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण कौन रखता है?
न्यूक्लियस। तो अब नियंत्रण रखता है तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये सबको देखता रहता है कि ये नहीं काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जिस प्रकार से हमारी बॉडी में कोई अंग काम नहीं करता है तो उसका पता कौन बता देता है, मस्तिष्क बता देता है कि हमारे दर्द यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, ये सब पता लग जाता है ना। उसी प्रकार से अगर कोशिका में कोई काम नहीं कर रहा होता है तो उसको काम को करवाता है कौन है, न्यूक्लियस करवाता है। कौन करवाता है, न्यूक्लियस। तो इसका मतलब यह हुआ कि न्यूक्लियस क्या कर रहा है, कोशिका के सभी अंगों पर क्या कर रहा है, नियंत्रण रख रहा है। और नियंत्रण रख रहा है, इस आधार पर इसका नाम क्या कर दिया गया है, यानी इसको हम बोल देते हैं कोशिका का मस्तिष्क। क्या कहते थे, कोशिका का मस्तिष्क। इतना आपको ध्यान रखना इसके बारे में, क्लियर है ना। यानी कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। या कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को कहते हैं। किसे कहते हैं, न्यूक्लियस को। आगे देखो नेक्स्ट बिंदु क्या है, इसमें आपको लिखना है, ऐसे पॉइंट बाई पॉइंट लिखते चले जाना। दूसरा पॉइंट क्या, दूसरा पॉइंट देखो, जो यह न्यूक्लियस है ना, केंद्रक। केंद्रक किसका बना है, केंद्रक किसका बना है, तो केंद्रक जो बना हुआ होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। किस किस से मिलकर बना है, तो ध्यान रखना है, ये बना हुआ प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है और डीएनए से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन और डीएनए, यानी केंद्रक किससे मिलकर बना है, तो प्रोटीन से मिलकर बना है और डीएनए से मिलकर बना है। प्रोटीन कितना परसेंट है, तो 80% प्रोटीन है इसमें। कितना परसेंट है, 80% प्रोटीन है। जबकि मैं यहाँ पर बात करूँ डीएनए कितना है, तो डीएनए 20% है। कितना है, डीएनए 20% है। यानी केंद्रक किससे मिलकर बना है, तो प्रोटीन से और डीएनए से। चूंकि डीएनए आया है तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है, अच्छे से। देखो इसका मतलब यह होगा, इस केंद्र को भी यहाँ निकाल ले रहा हूँ। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। देखो मान लेते हैं इसको मैंने जूम कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में कुछ इस प्रकार का इसमें ये बना हुआ है, इस प्रकार का कुछ केंद्रक होता है, ठीक है, केंद्रक जो होता है। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। यहाँ पर क्या होता है, लिक्विड सा भरा हुआ होता है, ये लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो जो ये मैंने आपको संरचना दी है ना, ये संरचना, इसका नाम है क्रोमोसोम। क्या नाम है इसका नाम, क्रोमोसोम है। क्या नाम है, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र। और जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र किससे मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, डीएनए से मिलकर बना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना, मैं आपसे बोल सकता हूँ यहाँ पर कि केंद्रक की सबसे छोटी इकाई क्या है, डीएनए है कि गुणसूत्र है कि खुद मतलब केंद्रक है, बताओ क्या है। केंद्रक की सबसे छोटी इकाई, केंद्रक की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है जीन। इस मतलब डीएनए भी किससे मिलकर बना है, जीन से मिलकर बना है। तो इसमें जो सारी चीज़ होती है घटनाएं, मैं बोलूँ आपसे कि आनुवंशिक जो बीमारी की हम खोज करते हैं, तो आनुवंशिक जो पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती रहती है वो भी कहाँ से मिलती है, हमें इस जीन से मिलती है ना, यानी जेनेटिक हो जाता है। तो उसके बाद में हम किसी के वंश का पता लगाते हैं कि यह किसका पिता है या किसका मतलब कौन क्या है, तो वो डीएनए से पता लगा लेते हैं। तो डीएनए भी किससे मिलता है, केंद्रक में। उसके बाद में गुणसूत्र भी किसमें है, केंद्रक में। मतलब तुम्हारा शरीर का निर्माण कैसा होगा यह पहले से निर्धारित हो जाता है कि तुम्हारे माँ बाप जैसा होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि गुणसूत्र कितने होते हैं, यानी कि 46 होते हैं, यानी 23 जोड़ी होते हैं। तो ये भी सब कहाँ मिलते हैं, केंद्रक में मिलते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। न्यूक्लियस, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि जो न्यूक्लियस है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। क्या काम है इसका, कोशिका पर कंट्रोल करता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, कोशिका का ब्रेन कह रहे हैं इसे। क्या कह रहे हैं, कोशिका का ब्रेन कह रहे हैं। जबकि बात की है केंद्र किससे मिलकर बना है, तो प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना है। डीएनए किसका भाग है, तो क्रोमोसोम का भाग है। किसका भाग है, क्रोमोसोम का। और डीएनए किससे मिलकर बना है, जीन से मिलकर बना है। तो केंद्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है। क्या है, जीन है। दूसरी कौन सी है, डीएनए। और तीसरी कौन सी है, गुणसूत्र है। और गुणसूत्र से मिलकर क्या बना है, केंद्र। क्या बना है, गुणसूत्र से मिलकर यानी क्रोमोसोम से मिलकर क्या बना है, केंद्रक बना है। क्या बना है, केंद्रक बना है। बस इतना सा इसमें नोट करिए जल्दी से। अभी सही दिखाई दे रहा ना, अभी तो है ना। मतलब रटने में बल नहीं देना है, केवल समझने में बल दो। अगर समझोगे ना चीज़ों को तो बहुत सारी चीज़ें तुम्हें याद करनी है, और तब तो जाके बेटर नंबर आ पाएंगे, नहीं तो हिलक जाओगे फिर जा करके, और बाद में फिर निराशा मिल जाएगी, इतना मेहनत किया था क्यों वापस आ गए। तो रटने में बल ही नहीं देना है। हाँ हाँ, लिख सकते हो ना इसको, केंद्रक की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन। केंद्रक की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है। केंद्र की सबसे छोटी इकाई क्या है, जीन है, ठीक है।
और डीएनए किससे मिलकर बना है? जीन से मिलकर बना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहीं पर चाहो तो एक चीज़ और लिख लो। चलो अब आगे बढ़ाते भी हैं। वैसे एक चाहो ये चीज़ लिख लो, जो डीएनए ना, डीएनए की खोज किसने की है? तो कार्ल्सबर्ग ने। किसने की है? कार्ल्सबर्ग ने। और जीन की खोज किसने की है? जोहान्सबर्ग ने। किसने की है? जोहान्सबर्ग ने। तुम्हारे एग्जाम में केवल इतना पूछ सकता है बस, ये और अंदर नहीं पूछता है भाई। ठीक है ना, तो मैं आपसे बोलूँगा अंदर तक पढ़ा है तो अंदर तक नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है ना, आप अदर स्टेट के जो सुपर टेट के एग्जाम हुए हैं उन्हें लगा के देखो। अपना तो 2 हो गया है तो उसमें इतने क्वेश्चन तो है नहीं है, लेकिन अगर दूसरे स्टेट के हम पेपर लगाते हैं तो उसमें पाया जाता है कि जो है वो क्या है कि बेसिक पूछ रहा है आपसे, इतना जी के रिलेटेड वाला। तो क्या करना, उतना ही आपको स्टडी करना है, बाकी क्या आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, गुड। जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम की खोज किसने की है? तो क्रोमोसोम की खोज की है कार्ल विल्हेन ने। किसने की है? कार्ल विल्हेन ने। कार्ल विल्हेन। ठीक है, ये तीनों व्यक्ति को नाम लिख लेना, कार्ल विल्हेन। और मैंने ये तो बता ही दिया आपको कि रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? केंद्रक की। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की है? केंद्रक की। नहीं, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। सही है ना, आगे बढ़े हम। देखो आगे बात करते हैं, तुम्हें ज़्यादा चिंता है। देखो नीरज की सफलता में आधा रोल तो इनके भतीजे का रहेगा है। काम से जगा देता होगा, जगाता नहीं होगा, आराम से होता होगा। देखो चलो हटाएं इसको। देखिए अभी आप लोगों को सबस्क में ध्यान रखना, क्रोमोसोम कहाँ मिला है। ठीक है, क्रोमोसोम पढ़ेंगे, क्रोमोसोम की जरूरत है अपन लोगों को, क्योंकि वो बात करता है आगे क्रोमोसोम के बारे में। तो हमने बात कर लिया ना, अब आगे बात करते हैं। इसी में नेक्स्ट लिखो लाइसोसोम। नेक्स्ट आप डालिए हेडिंग लाइसोसोम। लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम। सबसे पहला क्वेश्चन होता है लाइसोसोम की खोज किसने की है? लाइसोसोम की खोज किसने की है? तो डी डुबे ने। किसने की है? डी डुबे ने। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज किसने की है? डी डुबे ने। क्या काम है इसका? तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया ना इसी में ही कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा आपने, है ना, बहुत सारे मतलब अंग पढ़े थे, उसी प्रकार से क्या लाइसोसोम आ गया, उसमें लाइसोसोम आ गया। तो देखो इसको समझो पहले, इसी को भी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया था, गोल्जी का था, वैक्यूल्स था, राइबोसोम था, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, सेंट्रोसोम था। ठीक है, इसके बाद में क्या था? केंद्रक था, यानी न्यूक्लियस था। ठीक है, इन सब, अब इन सब का माँ बाप था ये। क्या है? इन सब का माँ बाप है। कि मान लो अगर मैनेजर काम नहीं कर रहे हैं तो अब कौन आ जाएंगे? अब एमडी साहब आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे? एमडी साहब। मतलब अब जो भी संस्थापक है वो आ जाएंगे। ठीक है, इसका हम ये कह सकते हैं। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? लाइसोसोम आ जाएगा। अब लाइसोसोम का काम क्या है समझो। लाइसोसोम जो होता है, हम ये कह सकते हैं जो लाइसोसोम है इसकी खोज डी डुबे ने की है। ठीक है, इसमें एक आप ये कह सकते हो, इसका जो आकार होता है ना, देखो इसका आकार दिखाता हूँ मैं आपको। इसका जो चित्र है कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है? इसमें द्रव भरा हुआ था यहाँ पर, इस वाले भाग में ऐसे। ठीक है, और इस द्रव का नाम है हाइड्रोलैटिक अम्ल। हाइड्रोलैटिक एसिड। ठीक है, इसमें भरा हुआ होता है, जिसे हम जल अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जल अपघटक। अब देखो अपघटक नाम आ रहा है तो तुम्हें कुछ ध्यान आ रहा है अपघटक का मतलब क्या होता है? डीकम्पोजर कहते हैं इसको। आप उसमें पढ़े होंगे, किसमें? खाद्य श्रृंखला वगैरह जो रहता है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं ना, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और उत्पादक वगैरह, उसके बाद में डीकम्पोजर था। ठीक है, ये था ना, वही चीज़ यहाँ पर है कि बाई चांस अगर हमें हमारे शरीर को नुकसान होता है तो नुकसान होने पर क्या होता है? हमारी कोशिकाएं डैमेज होती हैं, तो मरी हुई कोशिकाओं को खाएगा कौन? तो अपघटक नाम आ गया नहीं आ गया? तो यही खाता है, यही वो व्यक्ति है जो क्या करता है, मतलब यही खाता है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि खोज डी डुबे ने की है। ठीक है, काम क्या है इसका? तो मैंने आपको बोला कि इसकी जो संरचना है कुछ एक थैलीनुमा होती है। इसकी संरचना कैसी होती है? एक थैलीनुमा। और जो थैलीनुमा संरचना होती है, थैलीनुमा जो संरचना होती है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? तुमसे पूछिएगा हमारी कोशिका में आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली। अब क्यों कहते हैं इसे समझो थोड़ा सा। इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है? ठीक है, इसको समझो। चूंकि जल अपघटक है ना, ये लाइसोसोम लगा हुआ है, तो देखो ये जैसे मान लो कि कभी कभी मैनेजर नहीं सेटिंग कर ली मजदूरों से, तो कह दिया कि आज क्या करते हैं, प्रबंधक को परेशान करते हैं। ऐसा भी तो हो जाता कभी कभी। मतलब मैंने बोला कि एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में कारीगर हैं, और उस कारीगर का हेड क्या था? हेड था न्यूक्लियस, जिसे हम मैनेजर का नाम दिया हुआ है। अब मैनेजर सेटिंग कर लिया इससे, और उसके बाद कह रहे हैं आज काम नहीं करेंगे,
प्रबंधक साहब से कहो, यानी एमडी साहब से कहो, क्या कहो कि ये हमारा वेतन बढ़ाएं या कुछ भी करें, ऐसा हम कह सकते हैं, सिर्फ सुविधा की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से, ठीक है। तो इसके बाद में इनका ऊपर जो बैठा हुआ ये व्यक्ति है, मान लो ये कहता है अगर किसी ने अपने हथियार डाले और ये कहते हैं मुर्दाबाद जिंदाबाद, इनमें हड़ताल होने लगती है, तो ये यहाँ पर क्या कर देते हैं, ये कहता है कि अगर तुमने किसी ने काम करना बंद किया तो इसके पास में क्या है, इसके पास में ब्रह्मास्त्र है, और ये कहता है कि तुम्हारे ऊपर छिड़क दूंगा मैं, और जब छिड़क दूंगा इसके डर के मारे क्या करते रहते हैं, ये काम करते रहते हैं, ठीक है। क्या देखो कितना ईश्वर होशियार है कि अगर कोई व्यक्ति काम करना बंद करता है तो देखो एक क्या एकदम मस्त इसमें सिस्टम दिया हुआ है कि यह जो द्रव है जिसके ऊपर गिरेगा ना वो तुरंत भस्म हो जाएगा, मर जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो काम कौन करता है, लाइसोसोम करता है। कौन करता है, लाइसोसोम। इसलिए क्या बोलते थे इसको, आत्महत्या की थैली। क्योंकि देखो कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी मान लो इन लोगों ने काम करना बंद कर दिया, सभी लोगों ने, तो ये कहता है कि अगर तुम सबको नहीं मार पाऊंगा ना, मैं खुद को तो मार लूंगा, मैं खुद को ही मार ले रहा हूँ, लेकिन तब तो तुम सब लोग मर जाओगे ना, तो लोग मर गया, तो उसे बोलती है आत्महत्या की थैली। समझ आएगा ना, मतलब आत्महत्या की थैली नाम क्यों दे रहे हैं, तो आत्महत्या की थैली नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जब ये लोग काम करना बंद कर देते हैं, या किसी कारण पर मान लो जब हम उल्टा सीधा खाएंगे तब काम करना बंद करेंगे ना लोग, कि अंदर क्या होता है, या तो कोई वायरस फंसा है या कोई बैक्टीरिया फंसा हुआ है, इसके बाद में काम करना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है ना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया काम कब करेगा, जब ऑक्सीजन जा रहा होगा। अब गलती से क्या होता है, तुमने क्या किया, CO2 सूंघ लिया, CO2 और सब, मतलब हमारे जब हम श्वसन करते हैं तो बहुत सारी गैसें अंदर जाती हैं, ठीक है। अब उसमें से मान लो CO को ले गया वो, आपने क्या किया, जब सिगरेट पीता, सिगरेट में CO निकलता है, या जो ईंधन होता है अधजला ईंधन, उसमें से भी क्या लगता है, CO निकलता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर वो चला गया तो अब वो चला गया, और वो जाने के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के पास से क्रेब्स चक्र के द्वारा O2 को जाना था, लेकिन CO को लेकर चला जाता है वो, और CO अंदर जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करेगा। अब काम नहीं करेगा तो उसकी मजबूरी ये हो जाएगी ना, तो ये जबरदस्ती कहता है काम करो। अब ये सब लोग काम करना बंद कर देंगे, जब काम करना बंद कर देंगे तो फिर क्या करेगा, लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है, और फाड़ लेगा तो क्या हो जाएगा, उसे आत्महत्या की थैली कह देते हैं। तो पूछता है कि कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं, कोशिका का एटम बम, परमाणु बम, यही है, ठीक है। आपको ध्यान रखना नहीं है ये सारी चीज़ें, एटम बम, तो एटम बम किसे कह रहे हैं, तो कोशिका परमाणु बम इसी को कहते हैं, ठीक है। लिख लो इस बात को, कोशिका का एटम बम, कोशिका का एटम बम किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। हाँ ये लिखना है ना, मतलब इसमें कौन सा द्रव पाया जाता है, उस द्रव का नाम क्या है, हाइड्रोलैक्टिक एसिड, या कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोलैक्टिक एसिड, हाइड्रोलैक्टिक एसिड। देखो आगे बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, हमारी सभी मतलब संपूर्ण बॉडी में लाइसोसोम पाया जाता है, ठीक है, हम कैसे लाइसोसोम पाया जाता है पूरी बॉडी में, लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अब वो जगह कौन सी है, तो देखो वो जगह है ब्लड, और ब्लड में कौन सी जगह, ब्लड में RBC, ब्लड में क्या है, RBC यानी रेड ब्लड कार्पल्स। तो रेड ब्लड कार्पल्स में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। तो मान लो कि अगर मतलब जैसे 120 दिन होता है इसका कार्यकाल, और जब ये मरती है तो ये स्वयं नहीं मर सकती है, मतलब इसके पास में क्या है, इसके पास में लाइसोसोम पाया नहीं जा रहा है, तो कैसे मर जाएगी ये, तो ये मरने जाती है कहाँ पर, स्प्लीन में। कहाँ मरने जाती है, स्प्लीन में, यानी पिलिया में मरने जाती है। कहाँ जाती है, पिलिया में या तिल्ली में, किस में, तिल्ली में। जब मैं आपको ब्लड पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आराम से चर्चा करेंगे वहीं पर ही, ठीक है। तो आप सफिक्स में ये ध्यान देने की बात है कि ब्लड में RBC है और RBC में लाइसोसोम नहीं है, इसमें लाइसोसोम नहीं है, तो इसका मतलब क्या, RBC स्वयं नहीं मरेगी, कहीं मर नहीं जाएगी, मरने कहाँ जाती है, स्प्लीन में। कहाँ जाती है, स्प्लीन में, इतना आपको ध्यान रखना। बाकी कंप्लीट बॉडी, मान लो तुम्हारा कहीं कुछ भी मतलब कटते हो, कहीं फिटते हो, तो कटा हुआ या मतलब हड्डी टूटती है, कुछ भी होता है, वो सब जो होता है वो सही अपने आप हो जाता है। तो सही वो करता है कौन, मरी हुई को खा लेता है, उसके बाद डोज देते हैं, डोज देने के बाद अपने आप सही हो जाता है वो। कोशिका का विभाजन से बनेगा सारी चीज़ें, प्रोटीन खाओगे तो मरम्मत कर देगा वो। जिस प्रकार से मकान की मरम्मत जो होती है वो मसाले के द्वारा करा देते हैं, या हम पुट्टी वगैरह करके सही कर लेते हैं, उसी प्रकार से हमारी बॉडी की मरम्मत करता है प्रोटीन। कौन करता है, प्रोटीन करता है। अब प्रोटीन जो करता है, प्रोटीन तो वहाँ होना ही होना है, जरूरी है, लेकिन इसके साथ क्या है, उसमें सेंट्रोसोम होना भी जरूरी है। यानी सेंट्रोसोम होगा तो इलाज होगा, नहीं इलाज ही नहीं होगा। मैंने आपसे पहले ही बोला, ये स्पष्ट किया हुआ है कि मैं आपसे बोलूँ कि मस्तिष्क का इलाज क्यों संभव नहीं है, क्योंकि मस्तिष्क में सेंट्रोसोम है ही नहीं। सेंट्रोसोम नहीं है तो क्या होगा, उसका इलाज ही नहीं है। इसलिए वो कहते हैं ना, मास्क पहनने से कहीं ज़्यादा जरूरी क्या है, हेलमेट पहनना।
यानी कि अगर तुम्हें कहीं चोट लगती है, दुर्घटना होती है, अगर सिर में चोट लगती है तो आप सही नहीं हो सकते, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं है। इलाज क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें सेंट्रोसोम नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वो चीज़ यहाँ पर होता है। एक चीज़ समझ, एक और समझाते हैं आपको। देखो लाइसोसोम तुम कैसे पता करोगे? देखो कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लो कि चोट लगती है अपन लोगों को, ठीक है, चोट लगने पर क्या होता है कि हमारा काला काला धब्बा पड़ जाता है, या नीला नीला सा हरा हरा सा हो जाता है, मान लो हो जाता है। तो हरा हरा जो धब्बा होता है वो कहीं ना कहीं देखा जाए बहुत लंबा समय लगता है ठीक होने में। देखो चोट लग जाएगी, घाव हो जाएगा तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, निश्चित है, ठीक है। लेकिन अगर हरा धब्बा हो गया है तो वो क्या है, वो ठीक जल्दी नहीं होता है, मतलब सालों साल चलता है वो, यानी कि टाइम उसका क्या होता है जब बढ़ता चला जाता है। तो उसका रीज़न क्या है, यानी हरा हरा या काला काला सा जो हो जाता है, उसका रीज़न है कि उस कोशिका में मरना। देखो अगर ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, ये मरेगा, ये तो इनको ये खा लेगा तो वहाँ सही कर देगा ये। लेकिन अगर मतलब ये स्वयं मर गया तो सही नहीं होने वाला है। क्या हो जाएगा? तो सही नहीं होने वाला है, यानी सही नहीं होने वाला तो वहाँ काला काला हो जाता है। क्या हो जाता है? काला काला हो जाता है। क्या होता है? काला काला नीला नीला जो भी हो जाता है चोट लगने पर। जैसे हमारी ये उंगली है, उंगली मान लो कहीं पर क्या होता है, दब जाती है, दबने पर क्या होता है, काला काला सा हो जाता है। तो काला काला जो होने का रीज़न है ना, वो क्या है? वो रीज़न यही है कि लाइसोसोम वहाँ मर गया है। देखो लाइसोसोम जिंदा होगा तो उसे खा लेगा, तो उसे पहले जैसा कर देगा, लेकिन खुद ही मर गया तो कौन खाएगा? अब समझ में आ रहा नहीं यार? इसके बाद में क्या होता है, अब इसके बराबर में जैसे इस कोशिका का लाइसोसोम मर गया है तो इसके बगल वाली कोशिका भी तो होगी, तो उसके पास तो लाइसोसोम होगा नहीं होगा, तो वो क्या करता है, अपना तो पूर्ति करता ही रहता है अपनी कोशिका के लिए, लेकिन इसको भी धीरे धीरे देता रहता है। क्या मैं पहले अपना पूर्ति करूंगा, उसके बाद मैं तुमको दूंगा, तो धीरे धीरे क्या करता है वो, आराम से इसको देता रहता है। जब इसको दे देगा तो क्या हो जाता है, इसको दे देगा तो धीरे धीरे करके वो सही कर देता है। तो इसलिए इसको ठीक होने में टाइम लगता है। इसलिए क्या होता है, इसको ठीक होने में टाइम लगता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? इसको ठीक होने में टाइम लगता है। तो कभी भी अगर धब्बा हो जाता है तो धब्बा जो है वो सही होता है, टाइम मतलब देर से सही हो रहा है। तो देर से सही होने का मतलब क्या है कि जो जहाँ पर भी तुम्हारा धब्बा है उस धब्बा में क्या हुआ है, वो लाइसोसोम मर गया है, इसलिए क्या होता है वो देर से सही होता है। स्पष्ट है? कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये चीज़ लिखनी नहीं है, बस केवल आपको ध्यान रखना है आत्महत्या के तरीके से कहते हैं तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और एटम हम कैसे कहते हैं, ब्लड में आरबीसी, चूंकि आगे पढ़ने वाले आरबीसी तुम्हारे पूछा जा सकता है, तो आगे डिटेल से बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, देखिए आगे। अभी हमने बात की थी किसकी, गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं अब। गुणसूत्र किसका भाग था, न्यूक्लियस का भाग था। किसका भाग था, न्यूक्लियस का। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने की है, कार्ल विल्हेम ने। कार्ल विल्हेम ने, ठीक है। क्रोमोसोम, गुणसूत्र किसका भाग है, तो न्यूक्लियस का भाग है, पता है ना, न्यूक्लियस का भाग है। अब चूंकि हम केवल इसके बारे में पढ़ना कंप्लीट, इसके बारे में, ठीक है। जो गुणसूत्र होता है, जो गुणसूत्र होता है वो 46 होते हैं। कितने होते हैं, मानव के हिसाब से पढ़ रहे हैं हम लोग, मानव में कितने होते हैं, 46 होते हैं। जोड़ी की बात करें तो कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं। इसको ऐसे समझो, देखो हमारी बॉडी में जो भी बना हुआ हमारा सिस्टम है वो दो में है, ध्यान रखना, दो में। मैं बोलूँगा आपसे, 2 आँखें हैं, 2 होल हैं नाक के, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 किडनी है, ठीक है। ऐसे कर 2 का सिस्टम अधिकतर ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, एक गुणसूत्र जो होता है, एक हाथ बनाया है तो दूसरे ने भी दूसरा हाथ बनाया है, और 2 गुणसूत्र हैं तो दो एक ने क्या बनाया है, पैर बनाया है, तो एक ने क्या बनाया है, दूसरा पैर बनाया है। अगर एक मतलब जैसे कभी कभी क्या हो जाता है कि मान लो एक भी कम हुआ है इसमें गुणसूत्र, तो तुम्हारा अंग कम पाया जाएगा, कोई ना कोई कम, ठीक है। तो अंग कम पाए जाने का रीजन भी क्या है, वो यही है, ठीक है। तो इसको समझते हैं हम लोग कैसे। देखो हमें मालूम पड़ गया गुणसूत्र 46 हैं। अब 46 होते हैं तो ये देखो, मेल में भी 46 होते हैं और फीमेल में भी 46 होते हैं, ये क्लियर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हम बात कर लेते हैं कि मेल में भी कितने होते हैं, 46 होते हैं, और फीमेल में भी कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो हम इसको समझ लेते हैं कि जो मेल के पास में कितने 46 हैं और फीमेल के पास में कितने 46 हैं, ठीक है। अब 46 है तो मेल में फीमेल में अंतर क्या है, अंतर केवल जेंडर का है। किसका अंतर है, जेंडर का है और स्तन ग्रंथियों का है, बाकी क्या है, बाकी कोई भी अंतर नहीं, बाकी सेम ही है सभी, ठीक है। तो हाँ, तो हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। देखो जो मेल होता है, इस मेल में क्या है, ये 46 जो होते हैं, 46 जो होते हैं गुणसूत्र, इनको 2 भागों में बांटते हैं। एक का नाम होता है ऑटोसोम, एक का नाम क्या होता है, ऑटोसोम होता है, और एक का नाम होता है ओलोसोम। क्या होता है, ओलोसोम, ठीक है, ओलोसोम। राइट डाउन साथ में करना है, ठीक है, समझाते हैं, दोबारा भी समझाएंगे, अभी साथ साथ राइट डाउन करो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं लोग, इसी प्रकार से फीमेल में भी क्या होते हैं, फीमेल में भी यही सिस्टम होता है 46 का, यानी कि एक तो होता है ऑटोसोम, ठीक है, और एक होता है ओलोसोम। क्या होता है, ओलोसोम, यानी ऑटोसोम है और ओलोसोम है। जो ऑटोसोम होते हैं वो होते हैं कितने, यहाँ पर हो जाएंगे 44। कितने होते हैं, यानी मेल में कितने होते हैं, 44 होते हैं,
और ऑटोसोम इधर फीमेल में कितने होते हैं, 44 होते हैं। अब बात आती है ओलोसोम की। ओलोसोम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं, दोनों में 2 होते हैं। अब देखो 46 हो गए, नहीं हो गए, दोनों में 46 हो गए। देखो बारीकी क्या है इसमें, बारीकी क्या है, जो ऑटोसोम है ना, ऑटोसोम का काम है शरीर का निर्माण करना। क्या काम है, शरीर का निर्माण करना। शरीर का निर्माण किस क्रोमोसोम से होता है, तो ऑटोसोम क्रोमोसोम से होता है। ऑटोसोम क्रोमोसोम से शरीर का निर्माण होता है। मतलब जो तुम्हारा आकार है या जो भी चीज़ आया है वो किससे आया है, ऑटोसोम से आया हुआ है। जबकि ओलोसोम की बात करते हैं तो यह लिंग का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, लिंग का या जेंडर का निर्माण करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यही चीज़ होता है कि महिला का है तो महिला में क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है, और दूसरा ये क्या करता है, लिंग का निर्माण करता है। क्या करता है, लिंग का निर्माण करता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी है कि जब मेल फीमेल है ना, जब मेल फीमेल के द्वारा एक संतान उत्पन्न की जाती है तो उस संतान में जो कोश का विभाजन होता है वो कौन सा होता है। एक तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो जाएगा कि मेल फीमेल के द्वारा संतान उत्पन्न की जाती है तो संतान उत्पन्न करने का जो सिस्टम है उसमें क्या है, मतलब क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम ही तो होता है ना। तो क्रोमोसोम है, क्योंकि जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का ओवम होता है, जब दोनों आपस में क्या करते हैं, निषेचन करते हैं, उसके बाद में संतान का निर्माण होता है। तो जब संतान का निर्माण हो रहा होता है तो उसमें कौन सा डिवीजन होता है, कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो उसे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलते हैं, मियोसिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। मियोसिस क्या बोलते हैं इसको, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस को बोलते हैं हम अर्धसूत्री। क्या बोलते हैं, अर्धसूत्री विभाजन होता है। यानी कौन सा कोश का विभाजन होता है, तो कौन सा कोश का विभाजन होता है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है। ध्यान रखना है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन। ठीक है, यानी कि जब मेल और फीमेल दोनों आपस में क्या कहते हैं, ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो उस समय कौन सा कोश का विभाजन हो रहा है, अर्धसूत्री। कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री। मतलब आधा इसका होगा और आधा इसका होगा, तब जाकर कंप्लीट बनता है बच्चा। ऐसे तो होता नहीं, होता है, फिक्स होता है। अगर मेल का ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चा में क्या होगा, बच्चा क्या कहीं ना कहीं जगह यूनिक होगा, कुछ ना कुछ अलग ही हो जाएगा फिर वो। लेकिन क्या देखा जाए नेचुरल रूप से, औसतन देखा जाए तो औसतन क्या है, आधा इसका आधा इसका, तब जाके बच्चे का निर्माण होता है। तो हम क्या करते हैं, मानते हैं ऑटोसोम जो था कितना है, 22 है। अब आधा करना है तो कितना हो जाएगा, मतलब 44 से तो आधा करना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और इधर भी कितना था, 44 से आधा करो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। दोनों में से आधा आधा ले लिया। एक किडनी इससे बनेगी तो एक किडनी इससे बनेगी, एक आंख इससे बनेगी तो एक आंख इससे बनेगी, एक हाथ इससे बनेगा तो एक हाथ इससे बनेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि ऐसा सिस्टम चलता है, उसके हिसाब से फिर बॉडी का निर्माण होता है। तो बॉडी का निर्माण जो करने वाले जो भी क्रोमोसोम है उनका नाम क्या, ऑटोसोम। क्या नाम है, ऑटोसोम है। जबकि हम बात करें लिंग के निर्धारण की, तो लिंग का जो निर्धारण होता है, लिंग का जो निर्धारण होता है वो किससे होता है, इसका नाम होता है, देखो इसे बोलते हैं एक्स और वाई। इसका नाम क्या होता है, एक्स और वाई। इसका नाम क्या होता है, एक्स और एक्स। क्या होता है, एक्स और एक्स। यहाँ पर 2 क्या होते हैं, ओलोसोम होते हैं, और यहाँ पर भी कितने होते हैं, 2 ओलोसोम होते हैं। तो क्या होता है, अगर इसमें से लिंग का निर्धारण करना तो एक तो इधर से लेना है, एक इधर से लेना, तभी तो लिंग बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है, एक्स अगर इधर से ले लिया है तो इधर से तो एक्स ही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या, इससे जो निर्माण होगा लिंग का वो किसका होगा, मतलब लड़की वाले का होगा। किसका होगा, लड़की का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, लड़की का लिंग, लड़की के लिंग का क्या होगा, निर्धारण होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, इसके बाद देखो, इसके बाद में अगर मान लो दूसरी बार में कंडीशन देते हैं इसकी, देखो यहाँ पर कि अगर बाई यहाँ पर आ जाता है और इधर से एक्स आ जाता है तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लड़के का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लड़के का, यानी लड़के का जेंडर बन जाएगा यहाँ पर। तो जेंडर बनाने में कौन से क्रोमोसोम सहायक हैं, जेंडर बनाने में कौन से क्रोमोसोम सहायक है, ओलोसोम। कौन से हैं, ओलोसोम। और शरीर निर्माण में कौन से क्रोमोसोम सहायक हैं, तो ऑटोसोम। कौन से क्रोमोसोम सहायक है, ऑटोसोम। समझ में आ रहा नहीं आ रहा चीज़ें, ठीक है। तो कैसे बना हुआ, दूसरा मतलब दोनों में अगर ये गुणसूत्र दोनों हैं, ठीक है, दोनों गुणसूत्रों में जब कोई संतान उत्पन्न होती है तो उसमें कौन सा सेल डिवीजन होता है, तो अर्धसूत्री। कौन सा होता है, कोश का विभाजन कौन सा हो रहा है, तो कोश का विभाजन कौन सा हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, कोश का विभाजन। ठीक है, नोट करो इसको, ये क्वेश्चन बन सकते हैं अपने में। ठीक है, इतना हम स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल ओवर से ऊपर से पढ़ के चले जाएंगे। आगे देखो, आगे बढ़े हो। एक चीज़ आपको ध्यान रखना, मैंने जब आपको बताया ना कैंसर जब होगा तो कौन सा कोश का विभाजन होगा, कैंसर जब होगा तो कौन सा कोश का विभाजन होगा।
हमने ये तो पढ़ लिया ना कोश का विभाजन। कोश का विभाजन भी 3 तरह से होता है, ठीक है, 3 तरह से होता है। तो कैंसर के लिए कौन सा कोश का विभाजन है? मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर हमारी बॉडी की क्षतिग्रस्त हो रही है और पुनः सही हो जाती है तो उस कोश का विभाजन का नाम क्या है? समसूत्री। क्या नाम है? समसूत्री। ध्यान रखना है, समसूत्री। माइटोटिस बोलते हैं, ठीक है ना, समसूत्री। इसको कहीं पर लिख लो, कहीं नोट करके कि समसूत्री कोश का विभाजन, समसूत्री कोश का विभाजन, समसूत्री कोश का विभाजन कोशिका के अंदर क्षतपूर्ति को मैनेज करता है। 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 ठीक है। कैंसर का कारण है समसूत्री विभाजन। कैंसर का कारण है समसूत्री विभाजन। कैंसर का कारण है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। तुमसे पूछ सकता है कि हमारे शरीर में सर्वाधिक कोश का विभाजन कौन सा होता है? समसूत्री के अर्धसूत्री? समसूत्री 98% होता है। ये कितना होता है? 98%। और ये कितना होता है? 2%। 2 को 100% पूरा हो गया ना, 2%। ये कब होगा? जब हम बच्चा उत्पन्न करेंगे तभी, या जब हम अपनी संतान को प्राप्त करेंगे तभी। और ये अगर संतान प्राप्त तुमने अपने जीवन में नहीं की है तो तुम्हारे अंदर ये कभी नहीं होने वाला है। ये कब होगा? जब संतान प्राप्त करो तभी होता है ना। मैं बोलूँगा तो प्रधानमंत्री जी ने म्यूसिस किया होगा, कोश का विभाजन हुआ हो प्रधानमंत्री के अंतर्गत? कौन सा वाला? अर्धसूत्री वाला? नहीं हुआ उनके अंदर, उनका कोई संतान ही नहीं है। समझ रहे नहीं? समझ, जिसकी संतान, जैसे योगी जी हैं, उनका ये हुआ होगा अर्धसूत्री वाला? नहीं हुआ होगा, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं है। ठीक है, इसलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं। और बाकी ये तो सब में होता रहता है, चोट लगेगी सही होगे, बीमार पड़ोगे सही होगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वो समसूत्री के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती है? समसूत्री के अंतर्गत। एक और होता है असूत्री विभाजन। एक तीसरा विभाजन होता है ना, असूत्री विभाजन। जो असूत्री विभाजन होता है वो सूक्ष्म जीवों में होता है। सूक्ष्म जीवों में, सूक्ष्म जीवों में कौन सा कोश का विभाजन होता है? तो असूत्री। समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों हम में होते हैं। समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों हम में होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, इतना स्पष्ट हो गया सभी को? ठीक है ना। आगे देखो, इसी में ही हम बात करते हैं जो गुणसूत्र होते हैं, मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? आपको बताया 46 है। ठीक, कितनी है? 46 है। अगर इस 46 संख्या में कमी होना या बढ़ोतरी होना, यानी गुणसूत्रों की संख्या में कमी होना या बढ़ोतरी होना, क्या कहलाता है? गुणसूत्रों की संख्या में कमी होना या बढ़ोतरी होना सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। ध्यान लिख लो इसको। गुणसूत्रों की संख्या में कमी होना या वृद्धि होना, कमी होना या वृद्धि होना सिंड्रोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, सिंड्रोम कहलाता है। गुणसूत्रों की संख्या में कमी होना या वृद्धि होना सिंड्रोम कहलाता है। सिंड्रोम कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब इस सिंड्रोम में, कुछ सिंड्रोम में तुम्हें करा दे रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, बाकी क्या है हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो देखो इसमें लिखो सिंड्रोम के बारे में कुछ। देखो इसमें डालिए टार्नर सिंड्रोम। टार्नर सिंड्रोम, एक सिंड्रोम डालो टार्नर। टार्नर सिंड्रोम, जो टार्नर सिंड्रोम होता है वो महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? महिलाओं में, यानी फीमेल में पाया जाता है। टार्नर सिंड्रोम किसमें पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। और इसमें जो गुणसूत्र होते हैं उसमें कमी पाई जाती है, यानी गुणसूत्रों की संख्या में क्या होती है? कमी पाई जाती है ना, कमी पाई जाती है। गुणसूत्रों की संख्या में कमी, यानी 46 के 45 हो सकते हैं, 43 हो सकते हैं। ठीक, कमी पाई जाती है, महिलाओं में पाया जाता है। तो इस टार्नर सिंड्रोम से समस्या क्या होती है? इस टार्नर सिंड्रोम से समस्या होती है कि जो महिला होती हैं वो बांझ रहेंगी। क्या रहेंगी? बांझपन पाया जाएगा। बांझपन की समस्या होती है। किसकी पाई जाती है? बांझपन की। मतलब वो महिला कभी भी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती है। क्या है? वो कभी भी बच्चा उत्पन्न नहीं कर सकती है। और हमारे समुदाय में तुमने देखा भी होगा कि बांझपन बहुत सारा है, और हम लोग बहुत सारा इलाज भी करते रहते हैं कि फलाने हकीम के पास गए, कि बाबा घुमानी के पास गए, फलानी दवाई खाई, उसके बाद ही फिर भी क्या बच्चा पैदा नहीं होता है, या वो मतलब क्या है, गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। तो गर्भधारण न करने का रीज़न क्या है? क्योंकि उनके अंतर्गत क्या है? टार्नर सिंड्रोम है, इसलिए वो गर्भधारण नहीं कर सकती हैं।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कि इसके रीजन से क्या होता है, ये हो जाता है। दूसरी समस्या इसमें ये हो जाती है कि अगर महिला छोटी है तो उसकी जो हाइट कम होती है ना, तो हाइट कम होने का रीजन भी वही यही है। ये टार्नर सिंड्रोम जो होता है वो हाइट कम कर देता है। किसकी? महिलाओं की हाइट जो होती है कम, तो हाइट जो कम हो जाती है, तो हाइट जो कम होने का रीजन भी क्या है, वो टार्नर सिंड्रोम ही है। क्या है? टार्नर सिंड्रोम ही है। ठीक है, गुणसूत्र समझ में आया था, वहाँ से हमने इसको लिया है। तो कम होना, तो कम के हिसाब से देख लिया टार्नर सिंड्रोम हो जाता है। राइट, आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सिंड्रोम लिख लो, क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम। क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम दूसरा सिंड्रोम है क्लिनी-फिल्टर। क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम ये मेल में पाया जाता है, यानी कि पुरुष में पाया जाता है क्लिनी-फिल्टर। इसमें भी क्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या कम पाई जाती है। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, कम पाई जाती है। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, कम पाई जाती है इसमें भी। इसका मतलब क्या है, अगर कोई लड़का है और उस लड़के में क्या है, क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम है, मतलब गुणसूत्र की संख्या कम है, तो उसके अंदर नपुंसकता पाई जाती है। नपुंसकता। अब तुम हकीम के पास जाओ, किसी के पास जाओ, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे लड़के भी जाते रहते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता रहता है। हमारे समाज में ये है, और उन लोगों की दुकान चल रही है मस्त, चूँकि हम लोगों को जानकारी नहीं, इसलिए क्या होता है हम ये करते रहते हैं। तो क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम क्या है, नपुंसकता को दर्शाता है। उनमें जो सेक्सुअल जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। किसके अंतर्गत? जिनके अंदर क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, जिनके अंदर क्या होता है, क्लिनी-फिल्टर सिंड्रोम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम नेक्स्ट आप कर लीजिए, डाउन सिंड्रोम। तीसरा सिंड्रोम कर लीजिए, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। समस्या क्या होती है, समस्या इससे आप ये कर सकते हो, जो हमारा शरीर होता है ना, शरीर निकल आता है और इसमें जो क्रोमोसोम होता है, यानी क्रोमोसोम होता है, उसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, यानी 46 या 47 हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा हो जाता है, बढ़ जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारा शरीर जो होता है, शरीर बाहर निकल आता है, बाहर निकल आता है। शरीर क्या होता है, बाहर निकल आता है डाउन सिंड्रोम के अंतर्गत। समझ में आ रहा है? मतलब तुमने देखा होगा बहुत सारे के जैसे पीठ किसी की निकली हुई है, कहीं हाथ ये ऊपर को निकला हुआ है, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा मांस आ जाता है, ऐसा लगता है एक्स्ट्रा हड्डी सी बड़ी हुई है, या यहाँ पर ऐसे एक्स्ट्रा हड्डी सी बड़ी हुई है। तो जो एक्स्ट्रा हड्डी सी बड़ी हुई होती है, वो जो होता है वो डाउन सिंड्रोम के कारण होता है। किस कारण होता है, डाउन सिंड्रोम के कारण। अब इसका इलाज नहीं है, ठीक है, अब तुमको इलाज करा देंगे तो इलाज से सही हो जाएगा, नहीं यार, ये नेचुरल है, ये है तो है, उसमें क्या कर सकते हो, आपको जो बनावट दिया है ईश्वर ने वो दिया है आपको। ठीक है, इसका नेक्स्ट कर लो, पटाऊ सिंड्रोम। पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, जो पटाऊ सिंड्रोम होता है, जो पटाऊ सिंड्रोम होता है वो मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है। ये भी किसमें पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, मेल फीमेल दोनों में। लेकिन इसमें गुणसूत्र की संख्या कम हो जाती है। मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गुणसूत्रों की संख्या कम हो जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? गुणसूत्रों की संख्या, इसमें क्या होता है, शरीर कटा हुआ पाया जाता है। मान लो कभी कभी क्या होता है, देखो इसमें शरीर निकल आता है, या इसमें मान लो एक्स्ट्रा जैसे उंगली निकल आई, किसी की 6 हो जाती है, किसी की 6 उंगली हो जाती है ना, तो 6 उंगली होने का मतलब क्या है, उनके अंदर डाउन सिंड्रोम हो गया है। क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम। जबकि पटाऊ सिंड्रोम का मतलब क्या है कि इसमें मेल फीमेल दोनों पाया जाता है, इसमें शरीर कम पाया जाता है। जैसे होठ कटा हुआ आ रहा है, जन्म के समय ही होठ कटा हुआ आता नहीं आता है, तो जो होठ कटा हुआ आता है वो क्या है, पटाऊ सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम। तो लिख सकते हो इसमें शरीर क्या होता है, शरीर कम पाया जाता है, कम मतलब यानी होठ कटा हुआ आता है, ओष्ठ कटा हुआ आता है। ओष्ठ क्या होता है, कटा हुआ आता है। समझ में आ रहा है, क्या होता है इसमें, ओष्ठ कटा हुआ आता है। ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने कोशिका के बारे में जो जानकारी थी वो कंप्लीट पढ़ ली है तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से। तो जो सेल टॉपिक है वो कंप्लीट खत्म हो चुका है। आगे जब हम मिलते हैं कल, तो कल पढ़ेंगे हम टिश्यू के बारे में, जो इसके दूसरा टॉपिक टिश्यू हो जाएगा। उसके बाद में जो भी टॉपिक आते हैं क्रमानुसार पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसे इतना ही रहने देते हैं।